प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 11 के इतिहास विषय से संबंधित पढ़ेंगे। विश्व इतिहास के कुछ विषय ऐसा चैप्टर हैं। तो अपन शुरू करते हैं। प्रारंभिक समाज। विश्व में प्रारंभ में समाज कैसा था? समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन तक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज के बारे में अपन देखते हैं। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। कितने विषयों के बारे में पढ़ेंगे? दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में। पहला क्या पढ़ेंगे? मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। तो क्या पढ़ेंगे? पहले मनुष्य का सबसे पहले मनुष्य का प्रादुर्भाव किस महाद्वीप में हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि पुरातत्व वैज्ञानिकों ने किसके आधार पर इनका पता लगाया, वो अपन अध्ययन करेंगे। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधे से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू किया गया। अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो शुरुआत में अपन क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल मनुष्य खाता था, उन बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके उनसे क्या करता था? भरण पोषण करता था, उसके बारे में, और अपनी भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से व्यक्त करता था। उसके बाद में मनुष्य ने सबसे पहले भाषा और आग का प्रयोग कब शुरू किया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अब जो भरण पोषण करता है, पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्री अपना भरण पोषण करता है, उसके जीवन का अध्ययन, अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये अपन अध्ययन करेंगे। ये पहले विषय के रूप में। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा विषय। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगर जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान में क्या कहते हैं? इराक कहते। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि मेसोपोटामिया को वर्तमान कौन सा देश है? इराक है। के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। मेसोपोटामिया के कुछ शहर हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है और उनका विकास कहाँ पर हुआ है? मंदिरों के आसपास हुआ है। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया है। आप यह भी देखेंगे कि इसमें शहरों तथा कस्बों में पशु चारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। एक विचारणीय प्रश्न ये है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव थी। तो ऐसे अपन पढ़ेंगे। पशुपालकों के बारे में, अलग अलग प्रकार के समाज के बारे में, शिल्पियों के बारे में पढ़ेंगे, लिपिकों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण में अपन इस पाठ में अध्ययन करेंगे।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्ष तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। ये पहले पहले गुफा में रहते थे, हैं, ये काम चलाऊ घरों में रहते थे, तो इन्होंने धीरे धीरे गांवों तथा शहरों की ओर किस प्रकार से प्रवेश किया, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये लंबी कहानी है और ऐसा अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेतों के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लोग लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसे कि आप आगे विषय 1 में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठा किया करते थे। क्या करते थे? पेड़ पौधों की उपज है उसको इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे वे कहाँ रहते उगते हैं, उन्होंने ये देखा कि ये पौधे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं और वह कौन सी मौसम में उनके फल लगते हैं, आदि आदि। इनके बारे में शुरू में पौधों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया, और इस जानकारी के आधार पर कौन सी ऋतु में फल देते हैं, कब उगते हैं, और इस आधार पर उन्होंने पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूँ और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। इनको वे आसानी से उगाते थे। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। इन्हीं दिनों में लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। पहले पहले क्या किया, पेड़ पौधे लगाना सीखा। उसके बाद में भेड़, बकरी, ढोर, गधा इनको पालना उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया। आगे क्या होता है, सीख लिया। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बनने सीख। अब उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों से उनको रुई प्राप्त होती थी, और उसके बाद में जो जानवर थे उनसे उनको ऊन प्राप्त होती, उनसे उन्होंने कपड़ा बुनना सीख लिया। ये शुरुआती कहानी है। कुछ समय बाद आज से लगभग 5000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता था, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ढोर जिसको गाय कहते हैं, गाय ये जिसको अपन है सांड भी कहते हैं, गधों को गाड़ियों के पीछे बैलगाड़ी हैं उनको जो है गाड़ियों के माध्यम से उन्होंने जोतना सीख लिया। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई गई फसल पक न जाए। वह क्या है, यायावर जीवन व्यतीत करते थे। एक स्थान पर तब तक रहते थे, घुमंतु थे, तब तक वह फसल पक जाती थी, तब तक वह उस स्थान पर रहते थे। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई, और उसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर, और धीरे धीरे लोगों ने अपने स्थायी घर बनाने शुरू कर दिए। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाना। अब क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाना उन्होंने सीख लिया। अब क्या, उन्होंने भोजन पकाना शुरू किया। इससे क्या हुआ, भोजन वह स्वादिष्ट होने लगा, सुपाच्य होने लगा, तो वह लोगों ने धीरे धीरे सीख लिया और इसकी ओर विशेष ध्यान दिया। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में बदलाव। अब पत्थर के जो औजार बनाते थे वो उनमें भी बदलाव आया।
हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरण को घिसाई की विशुद्ध प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाना। अब वो पत्थरों को घिसाई करके चिकना और क्या बनाते थे, पॉलिशदार बनाते थे। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली, मुसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कशिया, फावड़ा, जिसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे विकास शुरू किया गया। ओखली बनाई, मुसल, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई, कसिया और फावड़ा जैसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे उपकरण बनाने शुरू किए। इसके बाद में कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन बनाकर क्या बनाते हैं, रांगा बनाया जाता है। जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए, कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। अब लोगों ने क्या किया, धातु प्रयोग करना शुरू कर दिया, तांबा है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, औजार और धातुओं से गहने बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद में अपन देखते हैं बनाना का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाले कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ, अल्बिसिडियन, ज्वालामुखी का पका हुआ लावा, जिसको क्या कहते हैं, ऑब्सीडियन कहा जाता है। स्पष्ट है, लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रचार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया। तो धीरे धीरे क्या व्यापार में वृद्धि हुई, गांव और कस्बों का विकास हुआ है, लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे राज्य, अब क्या होते थे, पुराने छोटे छोटे जन समुदाय थे, उनकी जगह छोटे छोटे राज्य स्थापित होने शुरू हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। और इसके अलावा इन परिवर्तनों के सुदूर परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर, और इसके क्या हुआ, सुदूर मतलब बहुत लंबे परिणाम निकले, इसलिए कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। क्योंकि लोगों के जीवन में इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि उन्होंने पहचानना भी ही मुश्किल हो गया। अब लोगों में अधिक परिवर्तन आ गया, जिसकी बदौलत उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में कुछ कोई उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय था, पशुचारक यानी ग्वाले लोग थे, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी। ये अपने प्रारंभिक समाज कैसा था उनके बारे में देखा। अब अपन क्या करेंगे, कालक्रम का अध्ययन करेंगे। कालक्रम का अध्ययन अपन अलग अलग महाद्वीपों की दृष्टि से करेंगे। 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक के कालक्रम के बारे में अध्ययन अपन करेंगे। तो कालक्रम का अध्ययन कैसे करते हैं, आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाए। पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग है, उसमें सेक्शन में दिया हुआ आप कालक्रम देखेंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा, और वह कालक्रम है विश्व इतिहास की जो प्रक्रियाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो ध्यान, अब जो आप कालक्रम का जो समय का आप अध्ययन करोगे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, राज्यों के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है।
राजाओं का जो इतिहास है उनके बारे में अपन को मालूम है, परंतु स्त्रियों और पुरुषों ने किस प्रकार से भाग लिया उनका अध्ययन करना थोड़ा कठिन है। कुछ तिथियों किसी प्रक्रिया के प्रारंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। कुछ तिथियां हैं जो किसी प्रक्रिया के प्रारंभ और उसके परिपक्वता के बारे में आपको दर्शाई गई। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं। तो इतिहासकार जैसे उनको प्रमाण एविडेंस साक्ष्य मिलते हैं तो उसके आधार पर वह तिथियों में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं या पुनः पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करते। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्राय ऊपर नीचे या अति व्यापित हो जाता है। मानव इतिहास की इन युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनका पृथक कालक्रम है और जहाँ पर आप एक देखोगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रम में दिए गए खाली खानों का ये अर्थ न है कि उन कालक्रम में कुछ भी विषय घटित न हुआ हो। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ। आपको खाली खाने हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ। यहाँ पर ये खाली खामे ये दर्शाते हैं कि अपन धीरे धीरे अपन को उसके बारे में मालूम होता है, तो अपन उसके बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एविडेंस प्राप्त होते हैं, उसके बारे में अपन इतिहास को लिखते हैं, संशोधित करते हैं। कालक्रम में दिखाए गए खाली खानों का ये अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी घटित नहीं हुआ हो, ये ऐसा। अगले वर्ष हम दक्षिणी एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी एशिया के बारे में भी दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों की दर्शाती। तो ये अपने कालक्रम का अध्ययन कैसे करते हैं उसके बारे में दर्शाए। अब अपन कालक्रम देखते हैं, तो ये कालक्रम कहाँ से कहाँ लिया हो, 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक कालक्रम है। ये अफ्रीका महाद्वीप का बारे में है। पहला ये कालक्रम मानव के उदय, पौधे और पशुओं के बसने की प्रक्रिया डेमोनेसेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकास जैसे आग का आविष्कार, ये पढ़ेंगे आग का आविष्कार कैसे हुआ, धातुओं का प्रयोग कब शुरू हुआ, हल द्वारा खेती है तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार में कालक्रम में दी गई। तो अपन देखते हैं कालक्रम पहला है, अपन देखते हैं किसके बारे में, अफ्रीका तिथि, अफ्रीका और यूरोप, 2 के बारे में आज अपन देखते हैं तिथियों के बारे में। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप सागर, ये इतनी कालक्रम के बारे में दिया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन देखते हैं तिथि दी हुई है 6 लाख वर्ष पूर्व से, इसमें दिया हुआ है आपके 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। इसमें क्या होता है, अफ्रीका में क्या होता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। यहाँ अपन अफ्रीका महाद्वीप में 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व तक अपन को किसके बारे में जानकारी मिलती है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानकारी मिलती है। यूरोप में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। 5 लाख से अपन देखते हैं 1.5 लाख, 1,50,000 प्रज्ञा मानव होमोसेम्पियंस के जीवाश्म मिले हैं। दूसरे में अपन क्या देखते हैं, होमोसेम्पियंस के जीवाश्म कब मिले हैं, 5 लाख से 1,50,000 के मध्य। और यूरोप में क्या होता है, अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले यूरोप में। अपन देखते हैं 1.5 लाख से 50,000 वर्तमान, यहाँ न तो यूरोप में कुछ साक्ष्य मिले न ही अफ्रीका में।
50,000 से 30,000 तक यूरोप में कुछ नहीं मिला है। यूरोप में, अफ्रीका में कुछ नहीं मिलता है, यूरोप में होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले। तो यूरोप में होमोसेपियंस के जीवाश्म कब मिले थे? 50,000 से 30,000 के मध्य। और जो अफ्रीका में कब मिल गए थे? 5 लाख से 1,50,000 के मध्य। तो पहले मानव का विकास कहाँ होता है? अफ्रीका में। अब अपन देखते हैं 30,000 से 10,000, इसमें क्या होता है कि अफ्रीका में गुफाओं चित्रकारी मिली है, गुफाओं में चित्रकारी के बारे में जानकारी मिलती है। यूरोप में भी गुफा और गुफा आवासों में चित्रकारी मिलती है। 8,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व यूरोप तथा अफ्रीका में कुछ नहीं मिला है। 7,000 से 6,000 इस वर्ष पूर्व में, ईसा पूर्व अपन कह सकते हैं, वर्ष पूर्व में जो अफ्रीका में पशुओं और कुत्तों के पालतू बनाया गया था। यूरोप में कुछ नहीं हुआ। 6,000 से 5,000 अफ्रीका में कुछ नहीं है। यूरोप में गेहूं और जौ की खेती यूनान में ये प्राप्त हुआ है, यूरोप में। इसके बाद में अपन देखते हैं 5,000 से 4,000 अफ्रीका में भी कुछ नहीं और यूरोप में भी कुछ नहीं। 4,000 से 3,000 गद्दे को पालतू बनाया गया। ज्वार, बाजरा आदि की खेती, तांबे का प्रयोग किया गया अफ्रीका में। यूरोप में क्या हुआ? तांबे का प्रयोग क्रीट के रूप में हुआ था। 3,000 से 2,000 हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंशों का नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पेपेरस पर लेखन, पेपेरस के पर लेखन कला का विकास है वह इस समय हुआ था। ये कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका में, मिस्र में। यूरोप में घोड़े को पालतू बनाया गया। ये 2000 से 1900 अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ है। यूरोप में नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास हुआ। 1900 से 1800 अफ्रीका और यूरोप में कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ अभी तक खोज नहीं हुआ होगा। ये रिक्त स्थान है, खाने रिक्त है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वर्तमान तक इसमें कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। 1700 से 1500 कोई इसमें आपको देखो, इसमें आपके 1700 से 1600 अफ्रीका में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। यूरोप में लिपि का विकास, क्रीट लिपि, और 1500 से 1400 तक अपन देखते हैं तो यहाँ पर हैं 1600 से 1500 दोनों जगह कुछ नहीं है। 1500 से 1400 कांसे की बोतलों का प्रयोग मिस्र में हुआ था, ये अफ्रीका में। उसके बाद में अपन 1400 से लेकर 1100 तक देखते हैं तो इसमें आपको है साक्ष्य प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। 1100 से 1000 तक यूरोप में लोहे का प्रयोग हुआ था। कहाँ पर हुआ है? यूरोप में लोहे का प्रयोग हुआ। अब है 900 से 800 पश्चिमी एशिया के फोनीसियनों से उत्तरी अफ्रीका में कोर्थेज नगर की स्थापना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार हुआ है और यूरोप में यहाँ साक्ष्य नहीं मिला। 800 से 700 लोहे का प्रयोग सूडान में किया गया। यूरोप के लोहे का प्रयोग सूडान में, अफ्रीका में किया गया। और यूरोप में प्रथम ओलंपिक खेल यूनान एथेंस में 776 ईस्वी में ईस्वी पूर्व आयोजित किए गए थे। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से होती है? यूरोप से होती है, यूनान एथेंस से, ये 776 में। अब अपन देखते हैं 700 से 600 अफ्रीका में लोहे का प्रयोग मिस्र में हुआ है। 600 से 500 यूरोप में सिक्कों का प्रयोग हुआ, रोम गणराज्य की स्थापना होती है। और 500 से 400 फारसियों का मिस्र पर आक्रमण होता है। और उसके बाद में यूरोप में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले होती है। 400 से 300 मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना, जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। और उसके बाद में यूरोप में मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिमी एशिया के भागों को जीता था। और 336 से 323 ईस्वी पूर्व। तो ये आप अपन ने पढ़ा है आज किसके बारे में? ये है
अफ्रीका और यूरोप के काल निर्धारण के बारे में अपन देखा है। अब अपन आगे इसी प्रकार अपन देखते हैं काल निर्धारण है वह एशिया के बारे में। एशिया के बारे में क्या प्राप्त होता है, एशिया के बारे में अपन देखते हैं तो तिथि क्रम और इस एशिया और दक्षिणी अफ्रीका 6 लाख से 5 लाख वर्तमान पूर्व यहाँ तक अपन देखते हैं। अग्नि का प्रयोग सबसे पहले एशिया में हुआ है। अग्नि का प्रयोग चीन में और दक्षिणी अफ्रीका, एशिया में क्या होता है, एशिया और दक्षिण एशिया दिया हुआ रिक्त पाषाणिक स्थल प्राप्त होते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें अपन दिया हुआ है कि 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान से पूर्व यहाँ साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। 1,50,000 से 50,000 वर्तमान से पूर्व होमो सेपियंस का एशिया में विकास होता है। 50,000 से 30,000 वर्तमान से पूर्व कोई भी विकास साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व कुत्ते का पालतू बनाया गया एशिया के अंतर्गत। और दक्षिणी एशिया में भीमबेटका के गुफा चित्र होमो सेपियंस के जीवाश्म ये भारत में प्राप्त हुए। भीमबेटका सबसे पहले ये आपको मालूम होगा दक्षिणी एशिया। 8,000 से इसके बाद में 8,000 से 7,000 एशिया में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती की गई और दक्षिणी एशिया में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। 7,000 से 6,000 सूअर और पशुओं का पालतू बनाया गया। प्रारंभिक कृषि बस्तियां बलूचिस्तान में प्राप्त हुई दक्षिणी एशिया में। 6,000 से 5,000 कुक्कुट पालन, ज्वार बाजरा अरबी खेती ये पूर्व एशिया में शुरू हुई और दक्षिणी एशिया में कुछ नहीं हुआ। 5,000 से 4,000 कपास की खेती दक्षिणी एशिया में तांबे का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में ये एशिया से रिलेटेड है। इसके बाद में 4,000 से 3,000 कुमार के चाक का प्रयोग यातायात के लिए पहिए का प्रयोग इस समय हुआ है और दक्षिणी एशिया में तांबे का प्रयोग हुआ। 3,000 से 2,000 हल कृषि नगर मेसोपोटामिया से सिल्क का प्रयोग चीन में किया गया। सिल्क का घोड़े का पालतू बनाए मध्य एशिया में। चावल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया में। और अपन देखते हैं दक्षिण एशिया में हड़प्पाकालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग 2700 ईस्वी पूर्व में। 2000 से 1900 घास पानी में रहने वाले भैंस को पालतू बनाया गया था पूर्वी एशिया में। इसके बाद में अपन देखते हैं 1600 से 1500 तक नगर लेखन राज्य सांग राजवंश कांस्य का प्रयोग ये चीन में हुआ था। 1500 से 1400 लोहे का प्रयोग पश्चिमी एशिया में हुआ। ऋग्वेद की रचना की गई ये भारत के संदर्भ में। दक्षिणी एशिया यहाँ किसको कहा गया है, भारत के संदर्भ में। 1200 से 1100 लोहे का प्रयोग पाषाण महापाषाण काल यहाँ शुरुआत होती है। 1100 से 1000 एक कोहन वाले ऊंट को पालतू बनाया गया एशिया में। उसके बाद में 600 से 500 तक देखते हैं एशिया में सिक्कों का प्रयोग। फारसी साम्राज्य जिसकी राजधानी पर्सिपोलिस थी, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का काल माना जाता है। और अनेक क्षेत्रों में नगर और राज्यों की स्थापना। पहली बार सिक्कों का प्रयोग। जैन बौद्ध धर्म का प्रचार ये दक्षिणी एशिया का संबंध भारत से। 400 से 300 इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिणी एशिया भारत में। 300 से 200 चीन में एक साम्राज्य की स्थापना, विशाल साम्राज्य। ये आगे अपने काल निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं तो अमेरिका और ऑस्ट्रिया के बारे में दिया हुआ। 6 लाख से 5 लाख वर्तमान पूर्व कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। 5 लाख से 1,50,000 वर्तमान से पूर्व कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। 1,50,000 से 50,000 वर्तमान से पूर्व कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। 50,000 से उसके बाद में 30,000 वर्तमान पूर्व अमेरिका में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस के जीवाश्म समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत मिले हैं। 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व होमो सेपियंस के जीवाश्म अमेरिका से प्राप्त हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के और प्रशांत महासागर द्वीप में चित्रकला का विकास हुआ। 7,000 से 6,000 कुल्हाड़ा की खेती अमेरिका से प्राप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर को 5,000 से 4,000 सेम की खेती अमेरिका से प्राप्त होती है। 3,000 से 2,000 गिनी पिग
मक्के की पालतू बनाया। मक्के की खेती अमेरिका में शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं। 2000 से 1900 आलू, मिर्च, केवासा, मूंगफली की खेती, लामा और एल्पेको को पालतू बनाए गए। कहाँ पर? अमेरिका में। इसके बाद में कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। 1800 से 1700 कोई साक्ष्य नहीं, 1700 से 1600 कोई साक्ष्य नहीं, 1600 से 1500 कोई साक्ष्य नहीं, 1500 से 1400 कोई साक्ष्य नहीं, 1400 से 1300 कोई साक्ष्य नहीं, 1300 से 1200 कोई साक्ष्य नहीं, 1200 से 1100 अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के चारों ओर ओल्मेको लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिरों और मूर्ति शिल्प का विकास। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागरीय द्वीप में पेलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां, और उसके बाद में 1000 से 900 चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। ये इस प्रकार से अपन देखते हैं ये इतिहास के बारे में घटना है। इसके बाद में अपन समय की शुरुआत है वह अपन आगे कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।